कल का ही एपिसोड हम कंटिन्यू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्वेदन अयोग्य में अति स्थूल न अतिकृष्य। एक्चुअल स्वेदन जो प्रोसीजर है वो मार्दवता या उष्ण गुण के द्वारा द्रव गुण की वृद्धि करके मार्दवता लाने के लिए की जाती है। यहां पे समझना जरूरी है कि स्वेद प्रवर्तन व्यान वायु का कर्म है। स्वेद अश्रुक श्रावणम व्यानो हृदय स्थिता सर्वदेह संचारी उन्मेष निमेष आकुंचन प्रसरण स्वेद की प्रवृत्ति। तो अतिस्थूल्य कौन है, उसके भी लक्षण आचार्य जी ने दे के रखे हैं कि जिनको दौर्बल्य है, साथ ही साथ अति स्वेद प्रवृत्ति है और ऐसे कई सारे सिम्टम्स जो व्यान वायु से जुड़े हुए हैं और उदान वायु से जुड़े हुए हैं, तो वो सभी के सभी अति स्थूल में आते हैं। तो स्वेद और स्वेदन ये हार्ट का टेस्टिंग पॉइंट है। पसीना कब आता है? जहां पर कैपेसिटी खत्म होती है वहां पे पसीना आता है। इसलिए अति स्थूल में जहां पे दौर्बल्य है और जितना भी वेट बढ़ चुका है वो एक्चुअल हार्ट की कैपेसिटी के बियॉन्ड है, ऐसी स्थिति में हम स्वेदन नहीं कर सकते। वही पार्ट कार्य के बारे में, जहां पे रुक्ष गुण के बढ़ने की वजह से स्नेहांश की कमी होती है और उसका भी परिणाम हृदय के ऊपर आता है दौर्बल्य के सिम्टम के द्वारा। इसलिए हम उनको भी स्वेदन नहीं दे सकते। आगे कुष्ठ में धात्वाग्नि मांद्य और धातु शैथिल्य कुष्णात वपुः क्लेद वृद्धि। और जब हम स्वेदन देते हैं तो विलयन भाव उसमें देखा जाता है। तो कुष्ठ वाला जो चैप्टर है शायद मेह में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए हम कुष्ठ में स्वेदन नहीं दे पाते। तो यहां पर बहुत सारे लोग ऐसा पूछेंगे कि भाई जब फंगल इन्फेक्शन होता है, सोराइसिस होता है, एक्जिमा होता है, हम तो बस्ती कराते हैं और कुष्ठ में बस्ती नहीं कहा गया है। वैसे ही कुष्ठ के जो टर्म्स है जिसमें अहर्ता और अनहर्ता बस्ती के बारे में या स्वेदन के बारे में, पहले तो हम कुष्ठ को ही समझ नहीं पाते हैं। स्किन पर दिखने वाला हर सिम्टम हम उसको कुष्ठ कहते हैं और वहीं पे एक्चुअल गड़बड़ी होती है। जैसे फंगल इन्फेक्शन है तो मेरी ये लाइन याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई साल पहले अबाउट फंगल इन्फेक्शन मैंने एक लेख लिखा था यहाँ के लोकल पेपर में जिसका नाम था प्रजावाणी। फंगल इन्फेक्शन मलमान न सुटणार कोड, उसका टाइटल था। तो जानबूझकर टाइटल दिया गया था कि मल्लम से एक्चुअल उसमें कोई मदद नहीं मिलती। इट इज टेम्पररी सॉल्यूशन 8 दिन के लिए। What is the fungal infection? It is a pre-diabetic symptom. धातु शैथिल्य के वजह से मल और मूत्र जब वही के वही पड़े रहते हैं, सारकिट विभाजन हो नहीं पाता,
रक्त का धात्वाग्नि मंद होने की वजह से उष्ण गुण कम गिरता है, तो वहां का जो भी एनवायरमेंट है, जो एंटी फंगल होना चाहिए सेंट्रल एरिया में, वो मेंटेन नहीं हो पाता, तब फंगल इन्फेक्शन होता है। अब इसको हम कुष्ठ कैसे कहें? ये तो मेह में आना चाहिए, धात्वाग्नि मांद्य में आना चाहिए, यकृत के डिसीज में आना चाहिए, रिड्यूस्ड बॉवेल मूवमेंट, मलानुलोमन ना होना, इसमें आना चाहिए। इसलिए हम हर फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट्स को सुबह कम से कम 8 किलोमीटर चलने की सलाह देते हैं। हम उनको सलाह देते हैं कि आप रात का खाना बंद करके 7 to 8 किलोमीटर तक वॉक करें, तब आपका फंगल इन्फेक्शन परमानेंटली जा सकता है। लाइक सोराइसिस, जिसे मैं जीर्ण ज्वर के नाम से ट्रीटमेंट देता हूं, क्योंकि शाखागत पित्त होने के बाद रैशेस आना या फिर डैंड्रफ होना, ये नॉर्मल सी बात है जो फीवर फैक्टर में देखने को मिलती है। अब ये स्किन डिसीज नहीं है कंप्लीटली, दैट्स व्हाई स्किन वालों के पास दुरुस्त नहीं होती है, लैक ऑफ डायग्नोसिस। इसको जीर्ण ज्वर, तिक्तक घृत पिलाना चाहिए, दाड़िम घृत पिलाना चाहिए, तिक्त क्षीर बस्ती देना चाहिए। रक्त और मांस का प्राधान्य है तो फिर मानिक यूज होना चाहिए। अगर मैं इसको स्किन डिसीज कंसीडर करते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी बीमारी लग चुकी है आयुर्वेदियंस को कि वो कंपैरेटिव स्टडी और कंपैरेटिव डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, यही एक बीमारी है। हम अपने बलबूते पे हमारी पद्धति से अगर डायग्नोस करके ट्रीटमेंट देते हैं तो हम देखते हैं कि कितनी ड्यूरेशन में एक्चुअल हम सोराइसिस करेक्ट करते हैं। मैं तो 3 महीने का समय देता हूं। आप कभी इंस्टा पे जाके देखो, फिलहाल एक वीडियो मैंने डाला है, वो कहता है कि विद इन 7 days 80% रिलीफ, है ना, एंड द पेशेंट टॉक इज देयर। हम खुद की बात नहीं कर रहे हैं या मेरी आयुर्वेद की बढ़ाई नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जीर्ण ज्वर में इस तरीके के सोरेटिक पैचेस या डैंड्रफ से शुरुआत होने वाला जो भी सिम्टम है वो देखने को मिलता है। अब इसको अगर मैं कुष्ठ कहूं तो तुम्हारे दिमाग में जो क्वेश्चन आया है कि कुष्ठ में कैसे, क्या स्वेदन नहीं, यहां पे तो देते हैं वमन के पहले। तो मेरा निदान जो है अबाउट स्किन डिस्कलरेशन वो अलग हो सकता है, उसको मैं कुष्ठ नहीं कहूंगा। आगे वात रक्त, वही बात है, जैसे बेसिक प्रिंसिपल पे अगर मैं जाके फिर से विचार करूं तो एक्चुअल स्वेदन की वजह से उष्ण गुण और फिर द्रव गुण की वृद्धि, और वात रक्त में रक्त के द्रव गुण की वृद्धि होने के कारण रक्तजन्य शूल देखने को मिलता है, इसलिए वात रक्त में स्वेदन नहीं दिया जाता। लास्ट क्या है? स्नेहपान के बाद, घृतादि स्नेह देने के बाद, त्वरित डाइजेस्ट होने के पहले, घृतादि स्नेह देने के बाद, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह स्नेह दिया है और शाम में स्वेदन ना करे। घृतादि स्नेह जब हम देते हैं तो प्रथम अवस्था पाक में वो आमाशय में जाता है, जहां पे द्रव गुण ऑलरेडी प्रेजेंट है। घृतादि स्नेह के द्वारा द्रव गुण की वृद्धि होने के बाद जब आप स्वेदन देके उष्ण गुण को बढ़ावा देते हो तो वहां पे धातु शैथिल्य उत्पन्न होके सिनकोप, माने रुग्ण बेशुद्ध हो सकता है। इसलिए तुरंत स्वेदन ना दे।
करेक्ट। तो ये हमने देखा कि स्वेदन की परिभाषा में कितनी चीजें एक्चुअल ग्रंथकारों ने सूक्ष्म लेवल पे सोची हुई है। और स्नेहन स्वेदन सिंपल सी चीज है, लेकिन इट नीड अ ब्रॉड माइंड, क्योंकि डीपली जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक इन सभी परिभाषाओं के बारे में नॉलेज ना होने के कारण उसके कुछ न कुछ दुष्परिणाम दिखते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज और शोधन में की गई गड़बड़ी के कारण। लेकिन कोई वैद्य ये नहीं मानता कि इट वॉज माई मिस्टेक। कोई मानता है? नहीं मानता। वो शास्त्र के ऊपर कह देगा, रुग्ण भी और वैद्य भी, क्योंकि उस तरीके का कोई सोच विचार उसके दिमाग में ही नहीं आता कि मैंने पाचन ठीक से नहीं किया है। जैसे उनका क्वेश्चन था कल कि ऑन थर्ड डे अगर समझो नौशिया होता है, वोमिटिंग होता है, एनोरेक्सिया होता है, तब क्या करें? होना ही नहीं चाहिए। अगर वो शोधन चिकित्सा के लिए रेडी है, माने बल अच्छा है, कंडीशन है कि हम शोधन कर सकते हैं, पाचन अगर ठीक से हो, स्नेहन अगर ठीक से हो, तो ऐसे कंडीशन नहीं आने चाहिए ना। तो यहां पे कुछ ना कुछ कमी है डिसीजन लेने वालों में। नेक्स्ट, संतोष पॉज करो। उमाकांत दादोला सण किती वाजले आता? 9:10 माझा फोन सुरू होईल, मग लेक्चर चालू आहे. नेक्स्ट, ब्लीडिंग होत होती. बोला पुढे काय, पटकन सांग. एक्चुअली इट वॉज नॉट फॉर वेरिकोसिटी. उनका क्वेश्चन है कि दोपहर में एक पेशेंट आया था, वेरिकोज अल्सर के द्वारा उसमें से ब्लीड हो रहा था, और उसको आपने श्वासकाश चिंतामणि दिया. क्यों दिया? ऐसे है ना. एक्चुअल आपने देखा होगा उसके केस पेपर के ऊपर आपको सिर्फ वेरिकोज वेन दिखाई दिया. आपने उसका बाकी केस पेपर भी पढ़ा नहीं और उसके ऑब्जर्वेशंस भी किए नहीं. दर्शन स्पर्शन प्रश्न परीक्षित रोगी नाम, और जब पेशेंट का दर्शन होता है और उससे टॉक शुरू होता है तो वहां पे उसके उड़ान का बल पता चलता है. क्या है वेरिकोज अल्सर, वेरिकोसिटी? द्रव प्रधान उष्ण की संप्राप्ति है धातु शैथिल्य की, जिसमें वो जो मेद वाला कपाट है वो शिथिलता उसमें देखने को मिलती है, उष्ण गुण के कारण देखने को मिलती है. अभी यहाँ पे सोचना जरूरी है कि इन केस ऑफ वेरिकोसिटी वो जो उष्ण गुण बढ़ा है उसके पीछे की वजह क्या है. शुक्रम तो सौम्यम, ऐसा अगर श्लोक आता है, सोम गुण जो है वो शुक्र से रिलेटेड है, तो उसके धातु का क्षय क्यों हुआ है और रक्त का प्रकोप क्यों देखने को मिल रहा है? तो उसमें एक अनिद्रा नाम का सिम्टम था. आप अभी भी अगर केस पेपर निकाल के देखते हो तो उसमें निद्रा नहीं थी. तो अनिद्रा के कारण एक्चुअल उसका उष्ण गुण बढ़ता है. तो निद्रा अगर उसको आएगी तभी तो सोम गुण बढ़ेगा, ब्लड प्यूरिफाई होगा, शोथ कम होगा, हार्ट रेट कम होने की वजह से शैथिल्य कम होगा.
पिंडी में गोला क्या बोलते हैं उसको? काफ मसल पेन बोल रहे हैं उसमें। हाँ हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? हिंदी वाले तो बोलो। अरे कैसे कैसे हिंदी वाले बैठते हैं? उत्तर प्रदेश से भी आके भी हिंदी में बात कर सकते हैं। पिंडी को द्वेस्टेन अलग बात है, पिंडियों में गोला आना अलग बात है। मसल क्रैम्प जिसे कहते हैं, अक्सर रात में ज्यादा देखने को मिलता है। सो पिंडियों का जो भी फिजियोलॉजी है या डिसीज फैक्टर है, वो कंप्लीटली बॉवेल फंक्शन से जुड़ा हुआ है और हार्ट फंक्शन से जुड़ा हुआ है, चलगुण से जुड़ा हुआ है, रक्त शुक्र ज्ञान वायु से जुड़ा हुआ है। जब तक पैरास्टाल्टिक मूवमेंट्स है, चलगुण प्राकृत है, तब तक क्रैम्प्स नहीं आएंगे, क्योंकि वो गति का अवरोध है। और गति का जब भेद हो जाता है तब एक्चुअल वहां पे क्रैम्प्स आने लगते हैं। अक्सर ये चीज रात को नींद के समय, नींद लगते समय पाँव में खिंचाव आना या फिर मिडनाइट में जबरदस्त क्रैम्प आने की वजह से नींद में से उठना, ये भी सिम्टम देखने को मिलता है। तो अगर आप पिंडरी के ऊपर काम करना चाहते हो तो इंटेस्टाइन के और हार्ट के रिदम को सोचना जरूरी है कि जब भी रिदम में एक्चुअल ब्रेकआउट होता है या उसमें कुछ दिक्कत आती है, तब एक्चुअल पिंडी को स्ट्रेन देखने को मिलता है। इसके लिए फिर हम बस्ती कर सकते हैं, हृदय रोग की चिकित्सा कर सकते हैं, गुल्म की चिकित्सा कर सकते हैं, उदावर्तजन्य अगर संप्राप्ति हो तो अर्श की चिकित्सा कर सकते हैं। तो कई सारे मुद्दे हैं इसमें जो पिंडी को स्ट्रेन में देखे जाते हैं। नेक्स्ट वन, अतिस्थूल्य आणि अतिकार्ष्यमध्ये अतिकार्ष्याला श्रेष्ठ म्हटलेले आहे। अतिस्थौल्य और अतिकार्ष्य में कार्ष्य ही श्रेष्ठ है। चिकित्सा दृष्टीने कसं विचारणार? दोन प्रश्न वेगळे झाले तुझे, तू संभ्रमातच पटकन प्रश्न सांग, एकच प्रश्न। अतिकार्ष्य श्रेष्ठ म्हटलेले त्याबद्दल कसं विचार करा? गुड, आता बरोबर आहे। तो क्वेश्चन में जंबल ना, क्योंकि मुझे कौन से गांव जाना है ये अगर तय होता है तो हम रास्ता ढूंढ सकते हैं। लेकिन तुम बस स्टैंड पे जा रहे हो, ये एसटी में बैठ रहे हो, है ना, नागपुर वाले, और बोल रहे हो यार मुझे हैदराबाद जाना है, तो कैसा होगा? नहीं होगा। सो बी क्लियर, बी स्पेसिफिक अबाउट नॉलेज गेनिंग आल्सो। तो आपका एक क्वेश्चन था कि अतिकार्ष्य हाउ इट इज ग्रेट, है ना? ग्रेट नहीं बोलूँगा मैं उसको, लेकिन स्थौल्य के कंपैरिजन में कार्ष्य श्रेष्ठ क्यों है? खूब सारे ऑप्शंस उसमें ट्रीटमेंट के निकलते हैं और स्थौल्य में ऑप्शंस काफ़ी कम निकलते हैं। अगर मैं दवाइयों की चॉइस देखूं तो साथ ही साथ सुखकर है ट्रीटमेंट, कार्ष्य को स्थौल्य में कन्वर्ट करना है या फिर नॉर्मल लाना है। और ये जो ट्रीटमेंट है ये थोड़ा सा उपद्रव मूल्य है उसमें। दूसरी बात, ये पक्वाशय डिपेंडेंट है कार्ष्य जो है, क्योंकि वात का डिसीज है तो अनुवासन बस्ती या मुस्तादी यापन बस्ती से कवर होगा। लेकिन अभी अतिस्थौल्य जो है वो निरोह डिपेंडेंट है या फिर कर्षण डिपेंडेंट। तो इसमें लीवर के बारे में, फेफड़ों के बारे में, उदान के बारे में, व्यान के बारे में सोचना जरूरी है। यहाँ पर कार्ष्य में जो है वो एक्चुअल सभी ट्रीटमेंट्स जो है उनका ट्रैक काफ़ी इजी है और स्थौल्य में जो है वो ट्रैक जो है टफ है। इसलिए फिर बाकी अग्नि की परिभाषा तो है ही, क्योंकि उनको उनका अग्नि सुधरने नहीं देता। लाइक
भस्मक जैसे हो जाता है, हर आधे घंटे बाद शैथिल्य के कारण बार बार खाने की इच्छा होती है, और कार्श में जो होता है बिल्कुल एनोरेक्जिया होता है, भूखी नहीं लगती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस ज़्यादा निकल सकते। ओके, द लास्ट क्वेश्चन क्या है? किसी का क्वेश्चन है? ऑनलाइन वालों का कोई क्वेश्चन है? मैं ऑनलाइन होगा, मैं हूँ। अरे शेखर, किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है? कमेंट है। कमेंट बाद में सुनते हैं, गाली भी। पादाभ्यंग जो है वो चक्षुष है, ऐसा कहा गया है। करते हो आप? मैं ऐसे ही पूछ लिया, क्योंकि कोई नहीं करता है यहाँ पे, जितने भी बैठे हैं और जितने भी सुन रहे हैं, वो कितने लोग पादाभ्यंग करते हैं? हाथ ऊपर करो। अच्छा, 2 लोग कर रहे हैं, एक को चश्मा है, एक को नहीं है। एक्चुअल पाद जो होता है वो रक्त पित्त मज्जा द्रवगुण का स्थान है। मोस्ट सेंसरी ऑर्गन, न्यूरल टिश्यूज हम जिसे कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा है। इसलिए आंखें भी बंद करके मैं देखूं तो ये पेन मुझे एक्चुअल स्पर्श की वजह से उसका ज्ञान होता है। इसलिए आँखों का और दृष्टि का, डियोडिनम का, और पाँव, तलपाँव या तलहाथ, इनका जो संगठन है, इसमें पित्त, रक्त, मज्जा, इनका कॉम्बिनेशन है, जो ग्रहणी का कॉम्बिनेशन है। दूसरा है कि स्निग्ध गुण, ईशत स्निग्ध गुण जो शुक्र का होता है, उससे ज्ञानेंद्रिय जो होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स, उनका वाइटलिटी जो है वो बना रहता है। 35 के बाद या आधी आयु होने के बाद जब शुक्र कम होने लगता है तो उसके ऊपर, दांतों के ऊपर, आँखों के ऊपर असर आना शुरू होता है। अगर हम डेली जो भी सूत्र स्थान में बताया है उसको अप्लाई करते हैं दिनचर्या, तो हम 100 साल की आयु 100% जी सकते हैं। कल ही मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अभी जितने भी डेथ हो रहे हैं, 2000 डिसीज ओरिएंटेड, और हमारे नाना जी के पीरियड में ओल्ड एज होने की वजह से, आयु खत्म होने की वजह से लोग मरते थे, क्योंकि वो नेचर के साथ जुड़े हुए थे। सुबह 4:30 बजे उठते थे, रात में 8:30 बजे सोते थे, इसलिए 100 साल जिए विद द नेचर। इसलिए सूत्रस्थान जो है, इट इज नेचर। आपको अगर फिट रहना है, 100 साल जीना है, सुखी रहना है, क्योंकि आयुर्वेद की जो पहली लाइन्स है तो उसमें सुख का भी अर्थ बताया हुआ है, और आयु कामाय मानेन, जिसको भी आयु की कामना है वो हमेशा सूत्रस्थान में दी गई हर बात का फॉलोअर होना चाहिए, नॉट ओनली ऑन इंस्टा। थैंक यू।